गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस, क्लास 8th। तो आज हम लोग अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी, आप उसको पहले देख लीजिएगा, तब चैप्टर 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है हमारा हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं कि इसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे क्या। तो हेल्थ का तो यही मतलब होता है कि हमारी हेल्थ जो होती है, यानी हमारा स्वास्थ्य, यानी जब आप बिना मतलब आपको कोई डिसीज़ नहीं है, आप एकदम अच्छा फील कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको मतलब फिज़िकली भी आप एकदम सही हो, आप थके हुए से नहीं हो, आप टायर्ड नहीं हो, मेंटली भी आप सही हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, और आपको कोई डिसीज़ भी नहीं है, और आप सबसे अच्छे से मिलते हो, बतियाते हो, एक मतलब एक अपनी लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय करते हो, एक हैप्पीली आप अपनी हैप्पी लाइफ को चलाते हो, तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हो। और इसी चीज़ को हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नहीं होता है, हेल्थ इज़ ऑल्सो कि जब आप फिज़िकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी आप फिट हो, तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। तो यही चीज़ हमारी हेल्थ होती है, यानी कि जब आप अच्छा फील कर रहे रहते हो लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स में, यानी मेंटल, फिजिकल और सोशल, तब आपकी हेल्थ सही रहती है। और ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए हमारा एक अल्टीमेट ट्रेजर ही है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ, क्योंकि अगर हम हेल्दी फील नहीं करते हैं, हम फिज़िकली, मेंटली या सोशली किसी भी एक एस्पेक्ट में अगर हम लोग पीछे रह जाएंगे, हम लोग सही फील नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो हम डेली वर्क्स में काम करते हैं, हमारी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ पे भी उसका इफ़ेक्ट जाएगा, हम लोग उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली हेल्थ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और बीइंग हेल्दी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। तो आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में, यानी आपके बुक के फर्स्ट पेज में ऊपर यहाँ पे कुछ बुलेटिन बोर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब एक बुलेटिन बोर्ड है जिसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इसको ज़रा देख लेते हैं, ये क्या दिया है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 11.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक, यानी इंडिया की 11.4% पॉपुलेशन डायबिटिक है, यानी उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक डिसीज़ है। तो इंडिया की 11% पॉपुलेशन अप्रॉक्स इस डिसीज़ से सफ़र करती है। एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर हेल्थ, यानी एयर पॉल्यूशन काफ़ी हमारे लिए हेल्थ के लिए काफ़ी एक रिस्किंग फैक्टर बन चुका है रिसेंट ईयर्स में। ओके, तो इसको एक एक करके पढ़ने के बजाय मैं आपको एक पूरा मतलब ओवरव्यू बता देती हूँ इसमें क्या क्या बता रहा है। तो जब आप इसको खुद से एक एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद जब बुक रीड करोगे, एक एक इस पॉइंट को रीड करोगे, तो मेनली ये बता रहा है कि जो इंडिया में है ना, वो डायबिटीज़ के इशूज़, डायबिटीज़ प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है। ओबेसिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। ओबेसिटी यानी मोटापा, यानी लोग काफ़ी मोटे हो रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा इंडिया में आजकल ओबीस पीपल की संख्या यानी नंबर काफ़ी बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। ऑल्सो एयर पॉल्यूशन भी आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, और एक मतलब एक डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर बन चुका है नया। पहले तो बस बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से डिसीज़ होती थी, लेकिन आजकल एयर पॉल्यूशन से भी आजकल लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी सारे आइज़ में इरिटेशंस वगैरह हो रही हैं। और एक और प्रॉब्लम यहाँ जो दी हुई है वो है कि चिल्ड्रन, जो मतलब जो बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, यानी आप लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप बहुत यूज़ कर रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया पे डिजिटली इन सब चीज़ों पे, स्मार्टफोन्स वगैरह पे गेम्स खेल रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, इसलिए मतलब आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है लोगों का। और डेंगू और मलेरिया के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं मानसून सीजन्स में मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो उस टाइम डेंगू और मलेरिया के केसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, मतलब पीने के लिए साफ़ पानी जो है, वो जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़ होती हैं, यानी इन डेंगू मलेरिया के केसेस को अगर हम लोग
क्लीन वाटर रखेंगे तो ये डेंगू मलेरिया के केसेस कम होंगे। ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिखा है कि हमें अपने डाइट में ऑयल और शुगर को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। फास्ट फूड को भी यहाँ पे एक वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ बताया गया है। यहाँ पे ये भी बताया है कि मोर देन 100 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक। तो यही डायबिटीज़ के बारे में बताया गया है। आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, जंक फूड के यानी फास्ट फूड के डिसएडवांटेज बताए गए हैं, योगा वगैरह के एडवांटेज बताए गए हैं कि योगा से आपकी एंजाइटी रिड्यूस होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और आपके बॉडी माइंड और सोल के लिए योगा काफ़ी सही रहती है। और हमें एयर पॉल्यूशन के बारे में भी इस बुलेटिन बोर्ड में दिया हुआ है। सोशल मीडिया के बारे में बताया गया कि कैसे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों के बीच। इनफैक्ट सिर्फ बच्चे ही नहीं, सबके बीच स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो ये कुछ रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में पास्ट 5 to 10 ईयर्स में हमें देखने को मिली हैं। ओके, तो इसी के हमारे चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। तो ये इस बुलेटिन बोर्ड के देने के मतलब इसका आप सोचोगे इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर स्टार्ट होने से भी पहले ये बुलेटिन बोर्ड हमें क्यों दिया गया है? हाँ, तो ये जो बुलेटिन बोर्ड ऊपर दिया है इसका देने का यही वो है कि आपको ये चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले बता दें कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में आजकल रिसेंटली उनके केसेस इंक्रीज़ होते हुए देखे गए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं वो सिर्फ एक दो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ ये सब जो हमारी मतलब हमने अभी प्रॉब्लम्स देखी कि एयर पॉल्यूशन देख लो या डायबिटीज़ देख लो या जंक फूड वगैरह की वजह से ओबीज होना यानी मोटा होना, ये सब सिर्फ एक ही फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है। बहुत सारे 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके एक डिसीज़ को हमारे जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी हमारे दिए हुए हैं कि आपको कभी ना कभी कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे अलग जैसे कि ये मानसून सीज़न में क्यों डायबिटीज़ और मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। पहले स्मॉल पॉक्स और पोलियो के केसेस कितने सारे होते थे, बट आजकल कितने रेयरली ये सब हो रहे हैं। पहले डायबिटीज़ वगैरह के उतने केसेस नहीं होते थे, बट आजकल डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स कितनी इंक्रीज़ हो गई हैं। ऑल्सो कि ये सब डिसीज़ेस कैसे होती हैं, ये कहाँ पे हमारे बॉडी के कहाँ पे हमें इफ़ेक्ट करती हैं, इनसे हम लोग कैसे बचें और ये सब क्या है, तो यही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे आज। तो देखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेल्थ सिर्फ हमारी डिसीज़ फ्री होना, सिर्फ मतलब आप डिसीज़ फ्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। बहुत सारे लोग होते हैं करेंटली, अभी आप लोग डिसीज़ आपको कोई नहीं है तभी आप ये क्लास करो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। हेल्थ हमारा फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी इंक्लूड करता है। फिज़िकली आपको फिट रहना है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपके रिलेशनशिप्स आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ना सब, ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं होती, इसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। जैसे कि फूड हैबिट्स हमारी, जब हम लोग क्या खाते पीते हैं ये भी डिपेंड करता है ना। अगर हम लोग कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, न्यूट्रियस नहीं खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच फूड अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो खाने का कुछ मतलब नहीं हुआ। हम लोग ऐसे फालतू खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर हो गया ना ये। अगर हम लोग डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने पे हेल्प करता है हमारे, और प्लस हमारी बॉडी का फिजिक भी अच्छा बना रहता है। पॉल्यूशन भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके आसपास एयर पॉल्यूशन है तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। स्लीप, स्ट्रेस, ये सब भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आप रात को अच्छे से मतलब 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं लेते हो, रात को सही टाइम पे नहीं सोते हो, सुबह अच्छे टाइम पे सही टाइम पे जल्दी नहीं उठते हो, तो आपके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। प्लस आपको ये भी पता होगा कि स्लीप, जब आप सोते हो, स्लीप के टाइम ही आपकी बॉडी ग्रोथ करती है। तो जब आप स्लीप ही नहीं कर रहे हो, जब आप सो ही नहीं रहे हो, तो मतलब आपकी बॉडी को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। टेक्नोलॉजी यूज़ यानी
मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जिस वजह से आपको हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये भी एक डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर बन गया। स्ट्रेस यानी चिंता वगैरह, आसपास के पीयर प्रेशर्स हो गए, एकेडमिक प्रेशर हो गया, एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, मे भी कोई और फैमिली इशूज़ की वजह से आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सब भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अच्छी सोशल लाइफ रखनी है और फिज़िकली हमें अपने आप को फिट रखना है, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। तो जैसे यहाँ हमारी बुक में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कि एक बच्चा है, वो एक नई सिटी में मूव किया है। नई सिटी में मूव किया मतलब मान लो आप रहते हो दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हो और आप शिफ्ट कर गए हो मुंबई, तो सब कुछ चेंज होगा, एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंज होगा। आप नए स्कूल जाओगे, आप वहाँ पे उस सिटी में किसी को जानते भी नहीं होगे, है ना। आपका नया स्कूल रहेगा, आपके पास कोई दोस्त वगैरह नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स भी शिफ्टिंग वगैरह में बिज़ी होंगे अपनी जॉब की वजह से। आपके पेरेंट्स के जॉब की वजह से आप शिफ्ट हुए ना, तो आपके पेरेंट्स भी बिज़ी रहे होंगे और आपको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। आप एक नए शहर में एकदम अकेले से लोनली एकदम रहोगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करोगे, है ना। जब भी आप कोई बोर हो रहे हो, रहते हो, अकेलापन लगता है, तो क्या करता है इंसान, मोबाइल उठा लेता है, सोशल मीडिया पे जाता है, सोशल मीडिया या गेम वगैरह खेलता है। तो ऐसा तो होता नहीं कि आप 10 मिनट डिसाइड करते हो कि हाँ मैं 10 मिनट फ़ोन करूँगा या करूँगी, 30 मिनट करूँगा, ऐसा डिसाइड करते हो। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 1-2 घंटा 3-4 घंटे तक कंटिन्यू हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब हो गया ऐसा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वेट लॉस हो सकता है, अब कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, आप हमेशा इरिटेटेड सा फील करोगे, है ना। और कभी कभार और भी कुछ डिसीज़ हो सकती है, मे बी अगर खाने पीने का मन नहीं करेगा, प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, आपको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हेलुसिनेशंस यानी जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो भी आपको दिखने लगेगी। मे बी आपको कहीं कोई डार्क शैडोज चलती हुई दिख रही हैं, भूत वगैरह दिखने लग गए हैं, है ना। ऐसा होता है, लैक ऑफ स्लीप से हेलुसिनेशंस होते हैं। हाँ, तो अब देखो, ये जो बच्चा था, क्या इसको कोई डिसीज़ थी? नहीं थी इसको कोई डिसीज़। लेकिन क्या ये हेल्दी है? इसको कोई डिसीज़ नहीं है इस बच्चे को। ये क्या है, इसको बस हेडेक्स हो रहे हैं। हेडेक्स हो भी नहीं रहे, मान लो थोड़े बहुत हेडेक्स हो रहे हैं इसको, इसने अपना वेट लॉस किया है, ये लोनली फील कर रहा है, ये स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है। तो क्या ये एक हेल्दी पर्सन है? नहीं है ये हेल्दी पर्सन। क्यों नहीं है? क्योंकि WHO के हिसाब से हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो WHO क्या है? WHO है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या काम करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सब डिसीजेस होती हैं उनको कैसे, मतलब उनके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस क्या हैं, उसके लिए प्रॉपर क्योर क्या है, मेडिसिन क्या है, डिसीजेस को कैसे प्रिवेंट करना है, और इन केस ऑफ एनी पैंडमिक कैसे एक्ट आउट करना है, ये सब हमारा WHO करता है। किस मेडिसिन या वैक्सीन को अप्रूव करना है, ये भी हमारा WHO करता है। यानी कि आप कह सकते हो WHO इज़ द बॉसेस ऑफ बॉस। हर कंट्री को WHO को ही फॉलो करना पड़ता है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया। इंडिया भी WHO के ऑर्डर्स को ही फॉलो करती है इन केसेस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमें WHO को ही फॉलो करना पड़ता है। तो यानी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो भी हमें WHO की ही फॉलो करनी होगी। तो WHO क्या कहता है, क्या चीज़ है हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी आपको फिजिकली भी अच्छा होना है, मेंटली भी अच्छा होना है और सोशली भी अच्छा होना है। यानी अच्छे से एक्सरसाइज करके फिजिकली आप बाहर से देखने में आपको हेल्दी लगना चाहिए, आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए और प्लस आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स भी होने चाहिए सबसे। सिर्फ डिसीज़ का एब्सेंस ही आपको हेल्दी नहीं बनाता है, बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट आपको हेल्दी बनाता है अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। ठीक है,
तो अगर आप फिज़िकल वेलबींग की बात करो तो फिज़िकल वेलबींग मतलब कि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, आपके पास कोई इलनेस नहीं है, आपको कोई डिसीज़ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी प्रॉपर ग्रोथ है, आपके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, आपके पास एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो यानी कि आप फिज़िकली फ़िट हो। मेंटली आप जब फिट कब होते हो, जब आपके पास कोई, आप इमोशनली स्टेबल होते हो, आपके पास कोई स्ट्रेस का रीज़न नहीं होता, आपके पास कोई चिंता का विषय नहीं होता अपने दिमाग में, आप अच्छे से थिंक कर पाते हो, आप अच्छे से सोच समझ के बातचीत करते हो, आपके माइंड में कोई दुख वगैरह यानी सैडनेस या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है आपके दिमाग में, आप डिप्रेस्ड फील नहीं कर रहे, तो यानी कि आप मेंटली भी फिट हो। और सोशली फिट कब हो गए, जब आपके अच्छे रिलेशनशिप से, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड से, आसपास के सब लोगों से आप अच्छे से बातचीत करते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो और आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, आप सोशली फिट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसको समझते हैं कि कौन हेल्दी है कौन नहीं। पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है ना कि बीइंग हेल्दी क्या होता है, तभी तो आप समझोगे कि डिसीज़ क्या होते हैं, उनसे कैसे बचना है। सबसे पहले ये समझो कि बीइंग हेल्दी क्या होता है। मान लो जैसे दो बच्चे हैं, ए हो गया, एक का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया। जो हमारा ए है, इसको कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि इसको कोई सर्दी जुकाम नहीं है, इसको कोई फीवर वगैरह नहीं है, और या मलेरिया डेंगू टाइप की कोई डिसीज़ नहीं है इसको। लेकिन ये हमेशा अकेला सा रहता है, यानी हमेशा लोनली सा रहता है, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता है, इसको स्ट्रेस रहता है अपने एग्ज़ाम पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना उतना, तो इसको काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है ये कि यार मैं कैसे परफॉर्म करूँगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आ रहे हैं 2 हफ्तों में, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसी टेंशन में दिन रात अच्छे से सो नहीं पाता है, यानी इसको लैक ऑफ स्लीप भी है। प्लस साथ ही साथ ये एंशियस भी रहता है इसी वजह से, एंशियस यानी कि घबराया हुआ सा, हमेशा नर्वस टाइप का रहता है इसी वजह से। तो मतलब ये बंदा लोनली है, स्ट्रेस्ड आउट है, अच्छे से सोता नहीं है और एंशियस भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा बी है, इसको भी कोई डिसीज़ नहीं है, हाँ ए को कोई डिसीज़ भी नहीं है, ये हमारा बी है, इसको भी कोई डिसीज़ नहीं है, नो डिसीज़, नो डी यानी नो डिसीज़। लेकिन ये बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, अच्छे से 8 से 7 घंटे ये सोता है, 8 से 9 घंटे कर दो, 8 से 9 घंटे आराम से सोता है ये कॉन्फिडेंट है, एंशियस बिल्कुल फील नहीं करता है ये, इसकी बॉडी भी हेल्दी है, यानी फिज़िकली भी ये हेल्दी है, इसकी थिंकिंग भी हेल्दी है, इसके अच्छी खासी अपने दोस्तों से बातचीत भी करता है, ये बिल्कुल भी लोनली नहीं होता है। तो अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा हेल्दी है? ए हेल्दी है, हाँ बिल्कुल ए हमारा हेल्दी होगा क्योंकि इसको कोई डिसीज़ नहीं है, और बी भी हमारा हेल्दी होगा क्योंकि इसको भी कोई डिसीज़ नहीं है ना? एक सेकेंड, लेकिन सिर्फ WHO के हिसाब से तो सिर्फ डिसीज़ की एब्सेंस हमारी हमको हेल्दी नहीं बनाता है, यानी कि ए तो हमारा हेल्दी नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि स्टेट ऑफ ये ना तो फिज़िकली फ़िट है, ना ही मेंटली फ़िट है, ना ही सोशली फ़िट है। सोशली फ़िट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये लोनली है, इसके अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट है, लैक ऑफ स्लीप है, यानी कि मेंटली भी फिट नहीं है, ये एंशियस रहता है, यानी कि फिज़िकली भी फिट नहीं रहा ना। ये एंशियस रहना ऐसे मेंटली में आ जाएगा, बट अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली ये फिज़िकली भी फिट नहीं होगा, इसके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी, अगर ये अच्छे से स्लीप वगैरह नहीं करता है, ये एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, हमेशा ये डिप्रेस्ड टाइप का ही आपको लगेगा। तो यानी कि ए हमारा हेल्दी नहीं है, बी जो हमारा है वो हेल्दी है। ठीक है, तो अब आप हेल्दी पर्सन को कैसे डिफ़ाइन करना है ये तो समझ गए हो, है ना, कि एक हेल्दी पर्सन कौन सा होता है। यहाँ एक और लाइन दी हुई है कि एक हेल्दी पर्सन जो होता है ही कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी। हाँ, सोशली वेल होना हो गया ये तो, कि आप अच्छे से अपने फ्रेंड्स वगैरह और अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी से अच्छे से घुल मिल पा रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो यानी आप सोशली फिट हो। ओके, तो अब देखते हैं आयुर्वेदा हमें क्या कहता है। आयुर्वेदा के हिसाब से हेल्दी होना क्या है। देखो, एक हेल्दी लाइफ एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ से आएगी।
आयुर्वेदा हमें बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड और सराउंडिंग सिखाता है। हमारा आयुर्वेदा क्या कहता है कि आपको इस बैलेंस को अटेन करने के लिए फ्रेश फूड खाना होगा, डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करना होगा, अच्छे से स्लीप लेनी होगी, अच्छे से सोना होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना होगा, प्लस आपको योगा और मेडिटेशंस जैसी प्रैक्टिसेस, मतलब योगा और मेडिसिन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इस बैलेंस को अचीव कर पाओगे। तो आयुर्वेदा हमें सिखाता है द बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, और उसको कैसे अचीव करना है, फ्रेश फूड खा के, डेली एक्सरसाइज करके, अच्छी स्लीप लेके, आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख के और योगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके। अगर आप देखोगे आयुर्वेदा बहुत पुराना है, इंडियन हेरिटेज है हमारा, और ये काफ़ी बहुत सालों, हज़ारों सालों पुराना है। लेकिन ये जो चीज़ हमें बता रहा है ये तो आज कल मॉडर्न टाइम्स में WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हो एक टाइप से कि जो मॉडर्न वर्ल्ड आज डिस्कवर कर रही है वो हमारे इंडियन कल्चर ने बहुत सालों, हज़ारों सालों पहले ही डिस्कवर करके रखा था कि अगर आपको एक बैलेंस बॉडी चाहिए, आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। तो आयुर्वेदा ने तो हमें बता दिया कि हेल्दी कैसे रहना है भाई, अच्छा खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, स्लीप लो और योगा मेडिटेशन वगैरह करो। लेकिन तब भी आगे हम लोग देख लेते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से क्या होता है। चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ सेम ही मिलेंगी। तो देखो, हमें यहाँ दिया है कि अच्छा न्यूट्रियस खाना खाओ, अच्छी हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन प्लेस में रहो, डेली एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। वही जो आयुर्वेदा ने हमें बताया है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। बट चलो यार, कुछ हेल्दी हैबिट्स और कुछ बैड हैबिट्स को हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आपके पेरेंट्स वगैरह आपको कुछ ना कुछ डेली बोलते ही होंगे ना कि सुबह जल्दी उठा करो, ब्रश करके जल्दी से डेली नहाया करो, एक्सरसाइज किया करो, हरी सब्जियां खाया करो, ये खाओ वो खाओ, जंक फूड मत खाया करो, ये मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर मत खाया करो, ये सब सही नहीं है हेल्थ के लिए, डेली खाना खाया करो, 3 टाइम्स प्रॉपर मील लिया करो, दाल खाओ, सब्जी खाओ, है ना। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आपसे ये सब। तो अब चलो इसको देखते हैं कि ये सब है क्या, ये हैबिट्स क्या है हमारी। तो देखो, गुड हैबिट्स की बात करें तो उसमें है आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना। अपना पर्सनल हाइजीन में आपका क्या आता है, ब्रश करना डेली नहाना धोना, नेल्स ट्रिम रखना, है ना। ये सब आपकी पर्सनल हाइजीन में आता है, यानी जो आप पर्सनली अपने लिए जो अच्छे काम कर रहे हो वो आपकी पर्सनल हाइजीन है। ईट द हेल्दी एंड अ बैलेंस डाइट, यानी आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो जिसमें सारे फूड कॉम्पोनेंट्स हैं। सारे फूड कॉम्पोनेंट्स लाइक प्रोटीन इंटेक भी आपका सही है, फैट इंटेक भी सही है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी सही है, कोई चीज़ एक्सेस नहीं हो रहा और किसी चीज़ की कमी भी नहीं हो रही है, तो वो आपकी होगी बैलेंस डाइट। डेली एक्सरसाइज करो, सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, डेली एक्सरसाइज करो। छुट्टी हुई तो क्या हुआ, समर वेकेशन चल रही है तो क्या हुआ, डेली सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, सिर्फ 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। फिर 4th पॉइंट भी हमारा यही कह रहा है कि मेडिटेशन वगैरह करो, आपके माइंड को, आपकी सोल को रिलैक्स करता है मेडिटेशन और योगा। अब देखते हैं कुछ बैड हैबिट्स क्या हैं हमारी। बैड हैबिट्स हो गई हमारी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी मोबाइल फ़ोन और डिजिटल स्क्रीन्स लाइक लैपटॉप, टीवी, ये सब को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। जंक फूड भी हमें डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1 बार सही है, महीने में 2-3 बार सही है, लेकिन अगर आप डेली यानी महीनों में 20 दिन अगर आप खा रहे हो या हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अगर आप डेली जंक फूड खा रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेट सोना या इनफ स्लीप, अच्छे से नहीं सोना, यानी कि मान लो आप 12 या 1 बजे सोना, 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, ये भी आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। और ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप करना, यानी मील्स को स्किप करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट। बहुत आजकल तो जैसे ट्रेंड बन गया है कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करूँगा, या दोपहर में या रात को बिना खाना खाए सो जाना, खाना स्किप करना, यानी ये भी एक अच्छी हैबिट नहीं होती। आपको दिन में 3 टाइम्स प्रॉपर मील खानी चाहिए,
नहीं तो आपके बॉडी को जो इस टाइम, इस ग्रोथ फेज में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, फिर आपको बाद में जाके सफ़र करना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे कि जंक फूड खाने से क्या दिक्कत हो जाएगी यार, जैसे मैं नॉर्मल बैलेंस डाइट खा रहा हूँ वैसे ही मैं जंक फूड भी खाऊंगा, क्या दिक्कत है जंक फूड से? और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाएगा? मैं 2-4 दिन एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्या हो जाएगा? मैं लेट सोऊंगा या नहीं भी सोऊंगा तो क्या होगा? या ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें क्यों बैड हैं? तो देखो, अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका रहेगा तो आपको हेडेक्स होंगे, पहली चीज़ आई प्रॉब्लम्स होंगी और आप इरिटेटेड फील करोगे। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो ये जंक फूड जो होता है, पहली बात तो हेल्दी बिल्कुल नहीं होता। जो बाहर के फूड स्टॉल्स वाले जो यूज़ करते हैं वो मटेरियल भी थर्ड क्लास रहता है, एकदम प्रॉपर मटेरियल भी नहीं रहता है, ब्रांडेड मिक्स्ड होता है, मिलावटी होता है वो सब, तो उसमें लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है और आपको ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं, यानी आप मोटे हो सकते हो, क्योंकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा फैट होता है, एक्सेस फैट होता है, सिर्फ फैट नहीं होता, बहुत ज़्यादा फैट होता है। फिर तीसरा हमारा लैक ऑफ स्लीप से क्या दिक्कत होगी? देखो, मैंने जैसा बताया, जब आप स्लीप करते हो, जब आप सोते हो, तभी आपकी बॉडी रिपेयर होती है, तभी आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो जब आप अच्छे से सोओगे नहीं तो ना आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी, ना आपकी बॉडी मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाएगी, ना ही आपकी बॉडी में आपकी माइंड जो है उसको रेस्ट मिलेगा, ना ही आप फ्रेश फील नहीं कर पाओगे, आपको इरिटेटेड लगेगा, आपके कंसंट्रेशन, आपका फोकस लेवल डाउन होगा। तो इसलिए आपको ये 4 जो हैबिट्स हैं, आपको ये सब कम करनी चाहिए और इन 4 हैबिट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। वो है कि हम लोग कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं। आपकी लाइफस्टाइल और आपकी सराउंडिंग्स भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से, फिर से हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, अगर आप एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट लोगे तो उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करेगी। आप फिज़िकली एक्सरसाइज करोगे, बाहर खेलोगे कूदोगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे। और आप योगा वगैरह करोगे, लाइक प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, आपके माइंड को रिलैक्स्ड फील होगा, आपकी ब्रीथिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लस आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा योगा वगैरह करने से। और से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स। भाई, ये जो टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स होते हैं, ये सब आपके लंग्स को, लिवर को, ब्रेन को, हार्ट को डैमेज करते हैं और ये सीरियसली एडिक्टिव बन सकते हैं। मतलब आपको सोचो, अगर आपके लंग्स, लिवर, ब्रेन, हार्ट को अगर इफ़ेक्ट किया, यानी कि आपकी अल्टीमेटली डेथ का रीज़न बन सकते हैं ये सब, है ना। क्योंकि अगर हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हमारा लाइफ स्पैन को कम करेगा ये सब सब्सटेंसेस। ओके, लिमिट स्क्रीन टाइम और अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, इसका रीज़न मैंने बताया ही आपको। ये सब आपको आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको फैट कर सकता है ये सब, इन सब चीज़ों में बहुत एक्सेस फैट होता है। और लिमिट स्क्रीन टाइम, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन लेवल डाउन करता है, प्लस हेडेक्स और आई स्ट्रेन कॉज करता है। इनफ स्लीप से आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, आपकी मेमोरीज बिल्डअप होती हैं जब आप सोते हो। तो जब आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आपको इरिटेटेड फील होगा, ठीक है। तो अब हम हेल्थ का मतलब भी जान गए, है ना। हम हेल्थ का मतलब जान गए कि हेल्थ क्या होता है, कैसे हेल्दी रहना है ये भी जान गए, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ये सब भी जान गए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे अचीव करना है ये भी जान गए। अब देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे साफ़ रख सकते हैं, यानी कैसे क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी सराउंडिंग्स में, यानी कि आप कहाँ रहते हो, ये भी इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। जैसे 2 प्लेग्राउंड को इमेजिन करो आप, ठीक है। 2 सिचुएशंस यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं, ए और बी।
ठीक है, जो हमारा ए वाला प्लेग्राउंड है वो काफ़ी गंदा है, हर जगह उधर कूड़ा फैला हुआ है, चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस और बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और ऐसे मतलब पूरी वो चारों ओर गंदगी फैली हुई है। मॉस्किटोज़ और फ्लाइज वहाँ घूम रही हैं, और प्लस वहाँ पे बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही है, क्योंकि भाई गार्बेज है तो ऑब्वियसली गंदी स्मेल है, और गंदी स्मेल है, गार्बेज है, तो मॉस्किटोज़ और फ्लाइज वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, पहला ए हमारा प्लेग्राउंड है, मतलब खाली ग्राउंड है जहाँ पे झूले वगैरह लगे और वहाँ गंदा है इस टाइप से। और दूसरी तरफ हमारा है अच्छा प्लेग्राउंड जहाँ पे कोई गार्बेज नहीं है, झूले हैं बढ़िया से, कोई पॉल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है, कोई मॉस्किटो फ्लाइज नहीं है, फ्लावर्स लगे हैं उधर जिससे अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब कुल मिला के एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट है। आप कहाँ खेलने जाओगे, ए पे जाओगे कि बी पे जाओगे? ऑब्वियसली हर एक इंसान बी को प्रेफर करेगा, बी हमारा साफ वाला था ना, हर एक इंसान बी को प्रेफर करेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे खेलना, वहाँ पे रहना सेफ़ है हमारे लिए और हमें इन्जॉयमेंट भी मिलेगी वहाँ पे। ए में इंसान क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई पहली बात तो वहाँ बैड स्मेल है, दूसरी बात वहाँ पे मॉस्किटोज़ और फ्लाइज हैं जो कि एक डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है ना। आपको पता होगा मॉस्किटोज से और फ्लाइज से हमारे मलेरिया डेंगू के चांसेस होते हैं, इसलिए कोई भी वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करेगा। प्लस वहाँ पे पॉल्यूशन भी है, वहाँ पे गंदा भी है, तो ऐसे एरिया में कौन ही जाना पसंद करेगा? ठीक है, तो प्लस आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ आपको इमेज में एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन आपको पता होगा जब हवा गंदी होती है। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से जो धुएँ निकलते हैं, फ्यूल और चीज़ों को बर्न करने पे जो धुआं निकलता है, जैसे लीव्स को बर्न कर रहे हो या कोल को बर्न किया जाता है ना, इन सब से स्मोक निकलती है, डस्ट निकलती है जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक आस्थमा आपको हो सकता है, आपको कफिंग हो सकती है। ओके, क्योंकि हमारे ये जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती हैं, और अगर लंग्स को ऐसी पॉल्यूटेड, ऐसी घटिया एयर मिलेगी इम्प्योरिटीज़ वाली, तो हमारी लंग्स अनहेल्दी हो जाएंगे, जिस वजह से हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मेंशन किया गया है, यानी कि AQI। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें हेल्प करता है ये जानने में कि कौन सी एयर कितनी साफ़ है या कितनी गंदी है। अगर किसी एरिया का AQI कम है, यानी कि वहाँ की एयर अच्छी है, वहाँ की एयर साफ़ है, और अगर AQI ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। ओके, आपने TV वगैरह में सुना होगा कि दिल्ली में इतना AQI या आपकी जगह में इतना AQI। ओके, तो AQI ज़्यादा का यही मतलब है कि वहाँ के एयर में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और एयर क्वालिटी का कम का यही मतलब है कि वहाँ की एयर साफ़ है, वहाँ पे कोई उस एयर में इम्प्योरिटीज़ नहीं है, वो एकदम क्लीन एयर है। तो यही हमारे इन 4 पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं और AQI क्या होता है। देखो, जो आपकी बुक है आपको ये बता रही है कि इवन दो आप जो खाना खाते हो वो खाना न्यूट्रियस है, आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, आप अपने घर को भी साफ रखते हो, लेकिन आपकी अगर सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, यानी आपका शहर अच्छा नहीं है, आपके आसपास की एयर अच्छी नहीं है, तो तब भी आप डिसीज्ड हो सकते हो। प्लस अगर आप अच्छे खाते पीते हो, आपका घर साफ़ है और आपका मान लो सिटी भी साफ़ है, लेकिन आपके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तब भी आप एक डिसीज्ड पर्सन में काउंट होगे, तब भी आप एक अनहेल्दी पर्सन में काउंट होगे। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आप लोनली फील करोगे, आपको दुखी लगेगा, आप एक आइसोलेटेड सा फील करोगे। आइसोलेटेड सा यानी सबसे अलग थलग, आप फील नहीं करोगे कि आप कहीं बिलोंग करते हो। ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि अच्छा खाना यानी न्यूट्रियस फूड, प्रॉपर स्लीप, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, क्लीन सराउंडिंग्स, प्लस अच्छे रिलेशंस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ये सब को अगर आप कंबाइन करोगे तब जाके आप एक हेल्दी पर्सन बन पाओगे।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हंसना, बातें करना, ये सब भी आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको अच्छा फील कराता है। ओके, तो अब यहाँ आया है क्वेश्चन कि हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोई डिसीज़ है? तो देखो, इससे पहले मतलब फिज़िकली और मेंटली और सोशली तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पर्सन है, बट अगर आपको कोई डिसीज़ है तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि आपको कोई डिसीज़ है, और कौन सी डिसीज़ है, कैसी डिसीज़ है? तो देखो, एक डिसीज़ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है आपकी बॉडी की, जब मतलब आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में जो आपकी बॉडी जैसे फंक्शन करती है, जब उससे अलग वो कुछ फंक्शनिंग करने लगती है, मतलब कि आप डिसीज्ड हो। जैसे कि अगर आपको फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ या मलेरिया वगैरह, तो ये सब डिसीज़ होती है हमारी। और जब आपको ये सब होता है ना, तो आपकी बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस के से अलग फंक्शनिंग करती है। ओके, तो जब आपको कोई डिसीज़ होती है तो आप सिम्टम्स शो करते हो। सिम्टम्स यानी कि हर एक डिसीज़ के अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स लाइक टायर्डनेस, थकावन या डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना। साइंस लाइक फीवर हो गए, रैश हो गए, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये सब भी आपको इंडिकेट करती हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कोई डिसीज़ है। जैसा सिम्टम होता है उस हिसाब से डॉक्टर देखता है और उस हिसाब से टेस्ट वगैरह करता है, फिर जाके कंफर्म होता है कि हाँ आपको वही डिसीज़ है। देखो, एक सिम्टम होता है जो कि हम फील करते हैं, और एक साइन होता है जो कि हमें दिखता है या हम मेज़र करते हैं। सिम्टम्स यानी कि आपको डाउट रहता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और साइन मतलब होता है कि हाँ कंफर्म हो जाता है टेस्ट वगैरह के बाद कि हाँ यही चीज़ है तुमको। ओके, जैसे सिम्टम, जैसे आपको मान लो आपको सिम्टम है, आपको दर्द वगैरह हो रहा है अपने पैर में या फिर हाथ में, तो आप वो करोगे कि मे बी फीवर है। फिर आप थर्मामीटर लाओगे, चेक करोगे, मेज़र करोगे, आपको 102 बुखार है, तब जाके ये साइन होता है, ये आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मुझे फीवर है। तो अब डिसीज़ जानते हैं उसके कॉजेज़ और उसके टाइप्स के बारे में। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डिसीज़ इज़ द कंडीशन दैट इफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द माइंड और बॉडी। यानी जब आपकी बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग से हट के अच्छे से नहीं बल्कि थोड़ा मैल फंक्शनिंग हो जाती है बॉडी में, तब मतलब आप डिसीज्ड हो। डिसीज़ हमारी जर्म्स के द्वारा कॉज की जाती हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआज हो गए, फंजाई, वॉर्म्स, ये सब हमारे डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं। और इन डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, है ना। तो पैथोजेंस क्या है? डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स और फंजाई। ओके, और हमारे डिसीज़ मतलब ये पैथोजेंस जहाँ ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। यानी कि हम लोग होस्ट हैं। यानी आपको अगर कोई डिसीज़ इफेक्ट कर रही है तो वो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट आपका पैथोजन हुआ, और आप उसको अपने अंदर ले रहे हो, आप उसको अपने अंदर ग्रो करा रहे हो, तो आप होस्ट कहलाओगे। ठीक है, होस्ट आपने सुना होगा, पार्टी का होस्ट या फिर किसी फंक्शन का होस्ट। होस्ट क्या होता है? जो चीज़ों को कंडक्ट कराता है, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता है। तो इस जो ये डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है उसके लिए तो आप होस्ट हुए ना, क्योंकि आप उसको अपने बॉडी के अंदर आने दे रहे हो, आप उसको रहने खाने पीने की जगह दे रहे हो, है ना, तो आप उसके लिए होस्ट हो गए। ये जो पैथोजन है आपके बॉडी में आके आपके न्यूट्रिएंट्स ही तो लेता है आपके बॉडी के, है ना, तो एक प्रकार से क्या हो गया, आप उसके लिए होस्ट हो गए। ठीक है, तो हमने डिसीज़ जान लिया क्या होता है, हमने पैथोजन जान लिया क्या होता है, और हमने होस्ट के बारे में भी जान लिया। अब देखते हैं कि डिसीज़ेस कितने टाइप की हो सकती है। तो डिसीज़ेस मेनली दो टाइप की होती हैं, पहला हमारा नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा हमारा कम्युनिकेबल। सब नाम से आपको पता चलेगा, नॉन कम्युनिकेबल यानी जो आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती हैं, वो डिसीज़ेस होती हैं हमारी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी जिससे आप बातचीत कर सकते हो, और आगे नॉन लगा यानी कि आप एक दूसरे से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये इन्फेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? वो डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू कॉन्टैक्ट से स्प्रेड कर सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। कोविड-19 अभी रिसेंट का हमारा था, रिसेंट क्या 5-6 ईयर्स हो गए अब तो, बट लाइक इट फील्स लाइक अभी रिसेंट में हुआ था। लाइक रिसेंट में अगर आप कोई ग्लोबल पैंडमिक देखोगे तो यही अपना कोविड-19 है। और कोविड-19 क्या था, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करती थी ना, इसलिए सब लोग मास्क लगाते थे, ग्लव्स वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज़ ही हमारी क्लियर हो गई। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक थ्रू कॉन्टैक्ट स्प्रेड करती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से स्प्रेड नहीं करती है। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के आप कॉजेज़ जानो कि मतलब वो क्यों होती हैं, तो देखो कॉज होता है हमारा लाइफस्टाइल, डाइट और किस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। कभी कभार जेनेटिक्स भी इफ़ेक्ट करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के क्या कॉजेज़ हैं, लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स यानी आपके डीएनए में, यानी आपके मदर्स या फादर से आपको जो ट्रेड्स पास किए जाते हैं, यानी जो कैरेक्टर पास किए जाते हैं। लाइक मान लो अगर आपके फादर या मदर को डायबिटीज़ है या बहुत पहले से डायबिटीज़ थी, तो देयर आर चांसेस कि आपको भी फ्यूचर में डायबिटीज़ हो, ठीक है। तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल हो गया। अब देखते हैं, यहाँ हमें दिया है कि इन रिसेंट ईयर्स डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और कैंसर बहुत कॉमन हो गए इंडिया में। ऊपर भी हमने बुलेटिन बोर्ड में भी देखा था कि डायबिटीज़ वगैरह बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं आजकल। तो इसका रीज़न क्या है, ये डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं आजकल? यंगस्टर के अमंग्स भी आप देखोगे कि उनको भी डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ेस हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल हम लोग अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग एक ही चीज़ों पे मतलब मोबाइल करते करते 4-5 घंटे बैठे रहते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। हम लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, जिस वजह से हमें वेट गेन होता है, हमें डायबिटीज़ होता है और हार्ट डिसीज़ेस होती है। ओके, तो अब आप समझ गए कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड इनफैक्ट द रीज़न कि क्यों डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ेस हमारी इंडिया में इतनी बढ़ रही हैं। तो हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का रीज़न तो जान लिया था कि वो क्यों स्प्रेड करती हैं। लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस को ट्रिगर करते हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का क्या कॉजेस है और वो कैसे स्प्रेड करती हैं? देखो, कॉज तो ऑब्वियसली वो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि पैथोजेन है, लेकिन ये स्प्रेड कैसे करती हैं? तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ तब स्प्रेड करती हैं थ्रू एयर स्प्रेड कर सकती है। जैसे जब कोई पर्सन खांसता है या छींकता है, कफ या स्नीजेस से स्प्रेड करती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू हैंड या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब आप किसी उस इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल आइटम्स को शेयर करते हो, लाइक टॉवल हो गया, सेम ग्लास हो गया, है ना, सेम कॉम्ब हो गई, या सेम बेड पे अगर आप लोग शेयर करते हो तब, है ना। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस की ये एक स्प्रेड होने का तरीका है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। एयर ड्रॉपलेट्स यानी कफ या स्नीजिंग के थ्रू, या कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू भी कभी कभार कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड करती हैं। कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर या फूड, अगर आप कहीं बाहर से खाना खाते हो, मे बी जिस पर्सन ने उसको बनाया हो या जिस पर्सन ने उसको खाया, कोई पर्सन उस फूड के कॉन्टैक्ट में आया हो, डिसीज पर्सन, तो आप फूड या वाटर के थ्रू भी आपके अंदर कम्युनिकेबल डिसीजेस आ सकती हैं। या मॉस्किटोज़ और हाउस फ्लाइज के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं मलेरिया या डेंगू जैसे डिसीजेस, है ना। तो अगर कोई पैथोजन है, जैसे मान लो हमारा मलेरिया का बात करें तो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारा है पैथोजन। प्लाज्मोडियम इज़ अ पैथोजन और मलेरिया इज़ अ डिसीज़, ठीक है। मलेरिया हमारी डिसीज़ है और उसको कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या हो गया हमारा? प्लाज्मोडियम हमारा हो गया पैथोजन। लेकिन ये प्लाज्मोडियम क्या हमें डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है? नहीं, प्लाज्मोडियम के पास एक वेक्टर होता है जो कि है हमारा मॉस्कीटो, और फिर ये मॉस्कीटो जब ह्यूमंस को बाइट करता है तब ये जो मलेरिया है हमारे बॉडी के अंदर आता है।
ठीक है, समझे आप लोग कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स अ वेक्टर, जो कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज हैं, फॉर इट्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन बॉडी। तो वेक्टर क्या होते हैं हमारे? वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी डिसीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि मलेरिया के केस में है ना, मलेरिया का कॉजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पहले मॉस्किटोज़ के अंदर आता है ना, प्लाज्मोडियम हमारा आता है मॉस्किटोज़ के अंदर, फिर वो मॉस्किटोज़ ह्यूमंस को बाइट करते हैं, फिर आता है हम ह्यूमंस के अंदर। फिर हम ह्यूमंस के अंदर, जो मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, डिसीज पर्सन है मलेरिया का, फिर उसको कोई और मॉस्किटो बाइट करता है, तो जो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैथोजन है हमारा, वो फिर उस मॉस्किटो में चला जाता है, फिर वो मॉस्किटो जाके फिर किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है। तो मतलब आप देखो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकिल जो कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो अभी तक आपने सीख लिया, क्या क्या सीखा एक बार करते हैं। हेल्थ क्या होती है, कैसे हेल्दी रहना है, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स क्या होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, एयर पॉल्यूशन और AQI के बारे में जाना, फिर डिसीज़, पैथोजन और वेक्टर के बारे में जाना। डिसीज़ क्या होती है, पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिसीजेस भी जाना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, उसके कॉजेज़ जाने और मीन्स ऑफ मतलब कैसे स्प्रेड होता है ये भी जाना हमने। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है जो कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, नॉन कम्युनिकेबल वो जो कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड नहीं होती है। कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड होती हैं, हमने ये भी जाना। वेक्टर्स के थ्रू भी कैसे होती हैं, और कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू कैसे होती है। ओके, तो आई गेस आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।